हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक बिल्कुल निःशुल्क में शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। मतलब आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोज आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर बात होगी क्षेत्रीय योजनाओं की आवश्यकताओं के ऊपर। मतलब क्षेत्र में जो जो रीजनल प्लानिंग है उसकी आवश्यकता क्यों है, इसको लेकर हम बात करेंगे। ये टॉपिक है कक्षा 12वीं के भूगोल के चैप्टर नंबर 9, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास से। तो प्लानिंग का मतलब हमने समझा था कि प्लानिंग हमें या नियोजन जो है वो हमें क्यों आवश्यक है ना। प्लान की आवश्यकता क्यों है? तो प्लान की आवश्यकता इसलिए किसी भी चीज को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए और उसे उसके गोल तक पहुंचाने के लिए। हमने मान लो आपने कोई कुछ आपने सोचा कि आज आपको कम से कम 3 चैप्टर पढ़ने हैं। ऐसा मान लीजिए कि आपने सोचा कि आज 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और आपने इसका कुछ प्लान तो बनाना पड़ेगा ना भाई, कब कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, और 3 चैप्टर पढ़ने और बोले और पिछले 3 का रिवीजन भी करना है। तो उसके लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा और उस प्लान पर चलते हुए क्या होंगे, आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे, अपने टारगेट को हिट कर पाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि प्लान की आवश्यकता तो है, नेशनल लेवल पर भी प्लान चाहिए है, रीजनल लेवल पर भी प्लान चाहिए है, लोकल लेवल पर भी प्लान चाहिए। तो ऐसे ही लोकल लेवल पर या रीजनल प्लान की आवश्यकता आई। देश के सभी क्षेत्रों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ। अब ये रीजनल प्लान क्यों आ रहे हैं? तो रीजनल प्लान की अगर हम बात करें तो देश में सभी जगह एक जैसा आर्थिक विकास नहीं हुआ। मतलब अगर कुछ स्टेट देखें, यूपी का अगर हम वेस्ट इलाका देखें, पंजाब को अगर आप देखते हैं, राजस्थान को आप देखते हैं, राजस्थान का नॉर्थ इलाका, हरियाणा को आप देखते हैं, तो यहां पर आपको एग्रीकल्चर में थोड़ा सा ठीक ठाक देखने को मिलेगा ना। राजस्थान का नॉर्थ, पंजाब पूरा और यूपी का वेस्ट, तो यहां पर आपको एग्रीकल्चर में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये क्यों हुआ एकदम से ग्रोथ? तो इसके पीछे कारण है ग्रीन रेवोल्यूशन। वो एक प्लान आया था, उसके तहत प्लान हमें जरूरत पड़ती है प्लान की। देश की आर्थिक विकास में बड़ी प्रादेशिक विषमताएं मिलती हैं। प्रादेशिक विषमताएं मतलब क्या कि अगर आप स्टेट वाइज या रीजन वाइज कुछ मूव करते हैं आगे पीछे, तो आपको कहीं कोई स्टेट, जैसे आप उड़ीसा देखेंगे तो आप देखें संसाधन बहुत हैं, झारखंड देखें संसाधन बहुत हैं, लेकिन वो आर्थिक उतनी संपन्नता वहां पर लोगों के पास कम है। तो इस कारण से हमें हर एक इलाके को, हर एक जगह को बराबर तरीके से डेवलप करने के लिए प्लान की आवश्यकता होती है। अगर हम भारत की बात करें, स्वतंत्रता के पहले भारत एक उपनिवेश था, मतलब किसी दूसरे देश के द्वारा हमें चलाया जा रहा था या हमारे ऊपर शासन किया जा रहा था। अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ के संसाधन का विकास जो किया, यहाँ पर जो रिसोर्स थे, इन रिसोर्सेस का जो भी उपयोग किया या जो भी विकास किया वो उन्होंने अपने हित के लिए किया। मतलब यहां से अगर मान लो उन्होंने कोयला निकाला है तो वो अपने हित के लिए निकाला है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई है तो अपने हित के लिए बनाई है, रेलवे बनाई है तो अपने लिए बनाई है, टेलीफोन टेलीग्राम बनाया है तो अपने लिए बनाया है, सिनेमा बनाया है तो भी अपने लिए बनाया है। उनने आपके लिए कुछ नहीं बनाया। लेकिन वो क्या है, अब ये आप देखो कि अब ट्रेन की पटरियां डल गई तो वो ले जा नहीं सकते थे। टेलीग्राम उनसे उनने अगर सेट कर दिया तो टेलीग्राम को वो ले जा नहीं सकते थे। इस कारण से उनको यहां पर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन उनने ये कोई डेवलपमेंट आपके लिए नहीं किया था, ये सारा डेवलपमेंट उन्होंने अपने लिए किया था। स्वतंत्रता के बाद देश का स्वरूप जो है एक खंडित अर्थव्यवस्था वाला था। मतलब आप देखें, खंडित का मतलब समझते हैं, ऐसा नहीं बोलते कि कोई चीज ले आए वो थोड़ी बहुत टूटी फूटी होती है तो उसको खंडित कहते हैं। तो वैसे खंडित अर्थव्यवस्था थी, कोई एकदम परिपक्व अर्थव्यवस्था नहीं थी। पूरे देश की ऐसी, आप देखेंगे पूरे देश में एक सी अर्थव्यवस्था खंडित, कहीं कुछ ऐसी थी। अतः आवश्यकता इस बात की थी कि देश में संतुलित प्रादेशिक विकास किया जाए, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट किया जाए, बैलेंस स्टेट डेवलपमेंट किया जाए। और कैसे होगा, उसके लिए आपको एक रीजनल प्लान की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको वहां पर अब जो प्लान होगा वो प्लान की आवश्यकता क्यों होगी? क्योंकि आपको वहां पर उपलब्ध जो नेचुरल रिसोर्स हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, इनका आपको सदुपयोग करना पड़ेगा। जब आप इन प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करेंगे, प्राकृतिक संसाधन मतलब मान लीजिए कि यहां पर कोयला मिलता है तो कोयले का सदुपयोग करें आप। ऐसा नहीं कि बस खोद के वहां से ले जा रहे हैं और बड़े बड़े शहरों में बस में ले जा रहे हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का जब आप उपयोग करेंगे सही तरीके से, तो ये जो विषमता है इसको आप दूर कर पाएंगे। जो भी आर्थिक विषमता आप देख पा रहे हैं इसको आप दूर कर पाएंगे। इन संसाधनों के साथ तकनीकी भी आपको लगानी पड़ेगी और निवेश पर भी ध्यान देना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया कि आप संसाधन पर तो ध्यान दे रहे हैं, साथ ही साथ, है ना, संसाधन पर तो ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी करना पड़ेगा कि जैसे ही समय में आप आगे बढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इन टेक्नोलॉजी को और जो निवेश इन्वेस्टमेंट आता है, उस इन्वेस्टमेंट को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें उनकी जरूरत यहां पर पड़ने वाली है।
क्लियर? तो इनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। और क्षेत्रीय और सामाजिक विषमताओं की प्रबलता पर काबू पाने के लिए लक्ष्य क्षेत्र, मतलब हमें एरिया वाइज टारगेट बनाने पड़ेंगे। लक्ष्य समूह योजना है ना कि लक्ष्य क्षेत्र मतलब हम टारगेट एरिया कर दें, हम एक ग्रुप बना दें, वैसा कुछ करें। ऐसे कुछ हमें जो उपागम है, ऐसी कुछ स्कीम्स है, उनका हमें उपयोग यहां पर करना पड़ेगा। क्लियर बात कि हमें क्या करना होगा? तो लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह योजनाएं इन सबको अपनाना पड़ेगा। लक्ष्य क्षेत्र के अंतर्गत कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्मिलित हैं। मतलब आपने जो टारगेट एरिया देखा है तो आपको देखना पड़ेगा कैसे एरिया में। आपको देखा कि माउंटेनियस एरिया जो है, पर्वतीय क्षेत्र है, ये पिछड़ा है, इसको टारगेट कर दिया, कोई स्कीम बना दी। फिर आपने देखा कोई सूखाग्रस्त क्षेत्र है, उसको टारगेट कर दिया। ऐसे आपको बनाने पड़ेंगे। जबकि लक्ष्य समूह के अंतर्गत क्या होगा? जैसे आप देखें यहां पर क्या आएंगे, जैसे लघु कृषक विकास संस्था SFDA और सीमांत किसान संस्था MFDA, इस प्रकार की संस्थाएं शामिल हैं जो केवल एक ही प्रकार के समूह, उनको मतलब नहीं है कि आप पर्वतीय क्षेत्र से हैं या मैदानी क्षेत्र से, सूखाग्रस्त से, लघु किसान है तो वो आपकी मदद करने को तैयार होंगे। 1970 के दशक में पुनः वितरण के साथ साथ, पुनः वितरण मतलब क्या है? इसमें जो बांटने का सिस्टम है, पुनः वितरण के साथ वृद्ध और वृद्धि, है ना, वृद्ध और वृद्धि और समानता जैसे शब्द भी विकास में शामिल किए गए, है ना, कि इनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसमें लोगों के कल्याण मतलब उनकी वेलनेस के ऊपर हम ध्यान दें, रहन सहन के स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, समान अवसर, राजनीतिक और नागरिक अधिकारों से संबंधित मुद्दे भी शामिल किए गए। मतलब अब हमें डेवलपमेंट का मतलब केवल ये नहीं हो जाएगा कि पैसा आ गया तो पैसे बस से काम हो जाए। अब क्या होगा? डेवलपमेंट का मतलब कि हर एक व्यक्ति को समान अवसर दिए गए हैं कि नहीं, पॉलिटिकल और सोशल राइट उसके पास है, सिटीजन राइट उसको मिले हैं कि नहीं, उसका हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसी है, वगैरह वगैरह, हमें इस सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। 1980 के दशक में एक बहुत आयामी संकल्पना के रूप में आपको ये सब उभार देखने को मिलेगा। देश की 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों एवं उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजाति एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना विकास करने के लिए, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना तैयार की गई। स्पेशल एरिया स्कीम को यहां पर डेवलप किया गया। किस कारण से? कि हम जो कि पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्व के हैं और जनजातीय पिछड़े क्षेत्र हैं, इनका डेवलपमेंट करने के लिए। जैसे आप देखें पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार ने कब चालू कर दिया? 1974 में पर्वतीय क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए स्कीम चालू की गई। इसके अंतर्गत क्या क्या रख दिया? तो उत्तर प्रदेश, हालांकि जिसको वर्तमान में आप उत्तराखंड कहते हैं, ये वाला इलाका, इसके 8 जिले, असम के 2 जिले जिसमें मिक्किर पहाड़ी और उत्तरी कछार की पहाड़ियां, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला, तमिलनाडु का नीलगिरी, पश्चिमी घाट जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा और तमिलनाडु राज्यों के भाग शामिल हैं। इन सबको क्या किया गया? इस स्कीम में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में इनको शामिल कर लिया गया। अब इनको कैसे इनको शामिल करके क्या होगा? तो सन 1981 में पिछड़े क्षेत्रों को राष्ट्रीय समिति ने इन पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश कर दी कि भाई इनको भी शामिल करो, और खासतौर से किनको? जिनकी ऊंचाई 800 मीटर से अधिक है, उनको शामिल किया गया। और उनमें जनजातीय योजना लागू नहीं है, है ना, मतलब जहां पर जनजातीय योजना लागू नहीं है, 600 मीटर से ऊंचाई पर स्थित हैं, पिछड़े हैं, उनको भी शामिल करें। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में नदियां, जो हमारा हिली एरिया है, वहां पर नदियां, वन संसाधन, वनस्पति, जीव जंतु और खनिज संपदा के भंडार प्रचुर मात्रा में। जैसे आप रिवर्स का उपयोग कर सकते हैं, डैम बनाकर पानी वानी की व्यवस्था करवा दें। जो आपका फॉरेस्ट रिसोर्सेस है उनका उपयोग कर सकते हैं, वेजिटेशन, वनस्पतियों का उपयोग कर सकते हैं। एनिमल्स कई सारे हैं, उनकी जानकारी लेकर उनके बारे में बताना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइप से कुछ कर देना। खनिज संपदा, मिनरल्स के बारे में भी बहुत सारे स्टोरेज हैं, ये सब बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, तो इन सब का विकास करना। पहाड़ी क्षेत्रों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में लघु नगरों के विकास से संबंधित समिति के अनुसार वन पर्वतीय क्षेत्रों में एक बहुमूल्य संसाधन है ना। पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? वो है वन। यहां से लकड़ी भी मिल जाती है ना, और आपने देखा होगा आजकल हिमालय की दवा भी चलने लगी है, दवाइयां भी चलने लगी हैं, तो ये दवाइयां भी मिल जाती हैं, जिनको आप औषधि भी कहते हैं, है ना, औषधि भी कहलाती हैं, औषधियां प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। और कई प्रकार के जानवरों की जानकारी, और ये सब चलता रहता है वहां पर, है ना। पर्वतीय क्षेत्रों के बहुमूल्य संसाधन है, जो जलवायु विषयक परिस्थितियों का स्थिरीकरण, मतलब जो विषम परिस्थितियां उनका स्थिरीकरण करने, वर्षा का विनियमन करने,
मतलब वर्षा को रेगुलेट कर देना, नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करने में ये सब जो जंगल होते हैं सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त वे भूक्षरण की रोकथाम भी करते हैं। जब पेड़ लगे होंगे तो भूक्षरण क्या है, जिसको आप अपर्दन कहते हैं, अपर्दन भी कहते हैं आप इसको, तो ये अपर्दन को रोकते हैं। विभिन्न किस्मों के उत्पादों की उत्पत्ति उन्नति में सहायक होते हैं। अलग अलग उत्पाद मतलब यहां पर आप कैसे जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं, है ना, जड़ी बूटी को भी ये सहायता देते हैं। वहां पर माहौल ऐसा होता है कि जड़ी बूटियां भी पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हो जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं, एक एक करके बात करते हैं। क्या है, स्थानीय संसाधनों का इस प्रकार सदुपयोग हो कि उनसे सभी लोगों को लाभ मिले, ना कि केवल प्रभावशाली लोगों को। मतलब जो लोकल रिसोर्सेस उनका डेवलपमेंट ऐसा करना है कि जिससे हर एक व्यक्ति को फायदा मिले, कुछ खास विशेष को नहीं। पहाड़ी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाहक हो, मतलब वहां की इकोनॉमी जो है वो कैसी हो, आपका जीवन निर्वाहक हो। इन क्षेत्रों में निवेश किया जाए, इन्वेस्टमेंट को भी यहां पर प्रोत्साहित किया जाए ताकि यहां पर इन्वेस्टमेंट आए और डेवलपमेंट हो। पिछड़े वर्ग एवं जनजातियों का किसी प्रकार शोषण ना हो, जो भी बैकवर्ड क्लास है, ट्राइबल क्लास है, उनका किसी प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन, शोषण ना हो, इसको भी ध्यान में रखा जाए। बाजार व्यवस्था में सुधार किए जाए, है ना, जो मार्केट सिस्टम है उसको सुधारें। पारिस्थितिकी से तुलना की जाए, जो इकोसिस्टम है उसको जरूर ध्यान में रखा जाए। जलापूर्ति, विद्युत एवं आवास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि वहां के लोग भी अच्छे से रह सकें, है ना, जो आवश्यक चीजें हैं, मूलभूत चीजें हैं, उनका उपयोग कर सकें। इसका परिणाम यह होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का विकास होगा, गार्डनिंग। जैसे आपने देखा होगा, अगर कुछ देखें आप तो आसाम वगैरह में चाय के बागान, कर्नाटक में चले जाएंगे तो कॉफी के बागान, सेब एप्पल के बागान, है ना, तो ऐसे बागान, बादाम के बगीचे, ये बगीचे आपको देखने को मिलेंगे, तो इनका विकास होगा। रोपण कृषि का विकास होगा, है ना, जो जिसको हम प्लांट एग्रीकल्चर एक एक करके रोप के लगाते हैं, वो जिसको जापानी टेक्निक भी कहते हैं। पशुपालन का भी विकास होगा, इसके साथ हम जानवर पालेंगे, कुछ लोग मुर्गी पालन करेंगे। वानिकी, फॉरेस्ट्री, लघु एवं ग्रामीण उद्योगों का विकास होगा, है ना, जो आपके लघु और ग्रामीण उद्योग हैं इनका भी विकास होगा। और लघु एवं ग्रामीण उद्योगों का विकास स्थानीय संसाधनों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय विकास के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र में भी रोजगार उपलब्ध हो। इस प्रकार से खेत तैयार कर देना, ऐसे सीढ़ी नुमा खेत बना देना, तो लोग अपनी खेती कर पाएं और इनका उपयोग कर पाएं। तो ये बातें हमने देखी क्षेत्रीय योजनाओं की आवश्यकताओं को लेकर। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे सूखा प्रभावित क्षेत्रों को लेकर। तो आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए जाना जाता है। मतलब आपको यहाँ पर किसी प्रकार का पेमेंट नहीं करना है ना, किसी प्रकार का पेमेंट नहीं करना है आपको क्वालिटी कंटेंट को लेकर, है ना। आप याद रखिएगा, मैग्नेट ब्रेन्स क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे ये टॉप कोर्सेस हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, स्पोकन, यूपी और बिहार बोर्ड, इन सभी के वीडियोस जो हैं वो आपको मिलेंगे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर। वेबसाइट का उपयोग कैसे करें, तो वेबसाइट का उपयोग करने के लिए टाइप करें www.magnetbrains.com और एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर, टाइप करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स, तो आप एप्लीकेशन का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन और वेबसाइट पर आपको कोर्स बड़े सिस्टमेटिक तरीके से मिलते हैं। आपके कोर्स वाइज, आपके क्लास वाइज, आपके सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज आपको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज फॉर्मेट में सारे वीडियोस मिलते हैं। बुक्स एंड ई बुक्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप हमसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।